गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोहित सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं वी स्टडी के यूट्यूब परिवार पर। आज मैं आपके लिए क्लास 8 एसएसटी का एक चैप्टर है द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लेकर आया हूं। इस चैप्टर में आपको मैं कंप्लीट इस चैप्टर को विद हिंदी इंग्लिश और एक एक इसकी जो बातें हैं समझाऊंगा, जैसे कि लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, जुडिशरी क्या होती है, बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, बजट क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है, एडजमेंट मोशंस क्या होते हैं, और भी बहुत सारे इसके हम फीचर्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आइए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर प्रकार के कंपटीशन जो आपका होगा, यूपी टेट, सी टेट, DSSB, PGT, TGT, SI, यूपी कांस्टेबल, UPSI, दिल्ली कांस्टेबल, दिल्ली SI, रेलवे, NTPC, इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि राज्यसभा में कोई भी सदस्य निर्वाचित होगा तो उसकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, उसका कार्यकाल कितना होना चाहिए, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे किसी भी वनडे एग्जाम में यानी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और क्लास 8 का ये सबसे इस चैप्टर का जो बेसिक है वो क्लास 8 से स्टार्ट होता है। इसीलिए मैंने ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल को भी ध्यान में रखते हुए और बच्चों को सही गाइडेंस प्रदान करने के लिए इस चैप्टर का आज शुरुआत किया है। इस चैप्टर में पूछा गया है, स्टार्टिंग में बोला गया है पैराग्राफ में, इन अवर कंट्री द लेजिस्लेचर फ्रेम द लॉज, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉज एंड द जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉज। द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट on the basis of relation between executives and legislature. The government may be of two kinds. क्या बोला गया है इस पैराग्राफ में, हम समझने का प्रयास करते हैं। संसदीय सरकार हमारे देश में विधायिका कानून बनाती है, यानी जो हमारी लेजिस्लेचर है, ठीक है ना, कंट्री लेजिस्लेचर फ्रेम द लॉज। हमारे देश की विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका यानी जुडिशरी कानूनों की व्याख्या करती है। विधायिका को संसद कहा जाता है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के आधार पर सरकार को दो प्रकार हो सकते हैं। नंबर 1 क्या है, पार्लियामेंट्री सरकार, और नंबर 2 क्या है बेटा, हमारी प्रेसिडेंशियल सरकार, यानी संसदीय और राष्ट्रपतीय सरकार। प्रेसिडेंशियल मतलब राष्ट्रपतीय सरकार। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बोला गया है, द फॉर्मर हैड इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इन द इंग्लैंड एंड इज अवेलेबल इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन अमेरिका। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज आल्सो कॉल्ड कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। संसदीय और राष्ट्रपतीय। संसदीय और राष्ट्रपतीय पूर्व की उत्पत्ति और विकास इंग्लैंड में हुआ था और यह अधिकांश देशों में उपलब्ध है। राष्ट्रपतीय सरकार, जो हमारी राष्ट्रपति सरकार जहां देशों में की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन करता है, राष्ट्रपति ही सारी सरकार को मेंटेन करता है। और संसदीय में प्रधानमंत्री क्या करता है बेटे, पूरी सरकार को चलाता है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या जिम्मेदार सरकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको गिवन है, इन दिस सिस्टम, इस व्यवस्था में, इस प्रणाली में, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स वर्क। कार्यपालिका अपने कार्यों और प्राधिकार के प्रयोग के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो हमारी पार्लियामेंट्री है, इसमें जितने भी कार्यपालिका अपने कार्यों और प्राधिकारों के प्रयोग के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद उन्हें कभी भी बुला के पूछ सकती है कि आपने ये कार्य क्यों किया, क्या ये कार्य जनहित के लिए लाभदायक था,
कि नहीं था, अगर नहीं था तो फिर आपने क्यों किया, अगर आपने कार्य गलत किया है तो वो उसको उसी प्रावधान के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, पनिशमेंट भी कर सकती है। और कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करने वाले मंत्रियों को संसद से लिया जाता है। कहता है आगे, एंड द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी एंड द मिनिस्टर हु एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर टेकन फ्रॉम द पार्लियामेंट। उन्हें पार्लियामेंट से लिया जाता है। यह मतलब हुआ इस पैराग्राफ का। सभी पैराग्राफ को पूरे डिटेल से आप समझिएगा आराम से, वन बाय वन। नेक्स्ट हमें दिया गया है रीजन फॉर ऑप्टिंग द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। मेन बात अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमने इंडिया में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्यों अडॉप्ट किया। इंडिया अडॉप्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वाज एस्टैब्लिश इन पीस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूलर ऑन द डिमांड ऑफ इंडियन पीपल। भारतीय लोगों की मांग के आधार पर संसदीय प्रारूप को टुकड़ों में क्या किया गया बेटे, बनाया गया इन ब्रिटिश रूलर, जब ब्रिटिश रूलर थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, द सेम सिस्टम वाज एडप्ट, उसको ग्रहण किया गया। बिकॉज वी वर फैमिलियर विद द सिस्टम, क्योंकि हम उस सिस्टम से क्या हो चुके थे, फैमिलियर हो चुके थे, परिचित हो चुके थे। एंड इट वाज वर्किंग सक्सेसफुली इन इंडिया, और वह इंडिया में कार्य भी बड़ी सफलतापूर्वक कर रहा था। द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर सुटेड फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग मेरिट्स। जो पार्लियामेंट यानी संसदीय प्रारूप है वह भारत के लिए बहुत ज़्यादा सफल सिद्ध होने वाला था। उसके निम्नलिखित गुण है जिनके कारण वह भारत में सफल हो सकता था। वह क्या है, पहले हम इस पैराग्राफ को दोबारा एक बार हिंदी में समझते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को चुनने के कारण भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया, जो भारतीय लोगों की मांग पर ब्रिटिश शासन के दौरान टुकड़ों में स्थापित किया गया था। आज़ादी के बाद भी यह व्यवस्था अपनाई गई क्योंकि हम इस प्रणाली से परिचित थे और भारत में यह सफलतापूर्वक काम कर रही थी। सरकार का संसदीय स्वरूप निम्नलिखित गुणों के कारण भारत के लिए बेहतर अनुकूल है। पहला रीज़न क्या है कि बेटे पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो इंडिया के लिए क्यों सक्सेसफुल रहा, उसका पहला रीज़न है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यह क्या है, उत्तरदायी गवर्नमेंट है, यह जवाब देती है ना। अगर इसने कोई भी कार्य किया और वो जनहित को पसंद नहीं आया तो जनहित उसके प्रति उसे कह सकता है बंद कर दो। जैसे कि अभी कृषि कानून हाल फिलहाल में था, तो कृषि कानून गवर्नमेंट लेके आई, गवर्नमेंट ने उसे संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में पास किया और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहा, परंतु कुछ किसानों को क्या हुआ, ये बिल हमें अच्छा नहीं लगा, तो किसानों ने उसके प्रति क्या किया, प्रोटेस्ट किया और वो बिल उनको वापस लेना पड़ा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुई, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के प्रति हमने क्या किया बेटा, आंदोलन किए, जिस वजह से उन्हें अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। तो ये एक ऐसा गुण है संसद का, पार्लियामेंट्री व्यवस्था का। इसी वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उत्तरदायी सरकार कहते हैं या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि हम इसके प्रति इसके किए गए कार्यों का विरोध कर सकते हैं और उसके कार्यों को बदलवा सकते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यह क्या होती है बेटे, संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। एंड थ्रू द लेजिस्लेचर टू द पीपल, और लेजिस्लेचर के द्वारा क्या होती है, ये लोगों से संबंध करती है। गवर्नमेंट एक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और सरकारें लोगों के भले के लिए कार्य करती है। सबसे अच्छी बात यही है, सरकार बनाई किस लिए है, लोगों का अच्छा करने के लिए। अगर सरकार द्वारा किया गया कोई कार्य लोगों को पसंद नहीं आता है तो लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। विरोध जैसे ही उत्पन्न होता है एक बड़े लेवल पर, तो गवर्नमेंट या सरकार क्या कर लेती है, अपने उस निर्णय को वापस ले लेती है लोगों के अच्छे के लिए, लोगों की सलाहों पर, हर जनप्रतिनिधि की सलाह पर। यह एक जिम्मेदार सरकार है। यह विधायिका के प्रति और विधायिका के माध्यम से लोगों के प्रति उत्तरदायी है। हम सीधा आंसर पूछते हैं इनसे, सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। नेक्स्ट रीजन बेटा जो है, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। यह क्या है बेटा, यह लचीला होता है और समय के अनुसार बदलता रहता है। चेंज इन द कैबिनेट टेक प्लेस ऑफ्टन। कैबिनेट में अक्सर बदलाव होते रहते हैं, जैसे कि
कभी एक मंत्री को तो बना दिया कृषि मंत्री, उस कृषि मंत्री ने अच्छा कार्य नहीं किया तो उसकी जगह उनको हटा के कोई दूसरे मंत्री को बैठा दिया कि वो अच्छा कार्य कर सकता है। तो जैसे ही एक मंत्रालय बनता है उस मंत्रालय में भी समय समय पर चेंज होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आज तक हमारे बहुत सारे राष्ट्रपति बदले गए हुए हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री बदले गए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मुख्यमंत्री भी ऐसे ही बदलते जाते हैं। तो ये समय समय पर चेंज होती रहती है, 5 साल के बाद तो चेंज होती है। जैसे भी आने वाले चुनाव है, अब चुनाव में जो जीतेगा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट वो मुख्यमंत्री बनेगा। उसी प्रकार आपके क्षेत्र में भी क्या हो गए, विधायक हो गए, वो विधायक भी बदले जाएंगे। कुछ पहले से बने विधायक हो गए, हो सकता है वो जीत जाए, हो सकता है जो नए विधायक खड़े हैं वो जीत जाए और वो हार जाए। तो इसमें चेंज होते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं चेंज इन द कैबिनेट टेक प्लेस, है ना, समय समय पर इसमें बदलाव होते रहते हैं। पार्लियामेंट कैन चेंज द मिनिस्ट्री इफ इट डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स विशेज। अगर इच्छाओं के अनुसार कोई मंत्रालय कार्य नहीं कर रहा है तो उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो कितनी अच्छी बात है, ये बिल्कुल लोगों की तरह है, लोगों के लिए बनाया गया सिस्टम है। अगर मेरे को या आपको कोई कार्य पसंद नहीं आ रहा है किसी मंत्री का, तो हम उस मंत्री को बोल सकते हैं कि हमें आपके द्वारा किए गए कार्य इस क्षेत्र के में जो आपने कार्य किए हैं वो पसंद नहीं आ रहे हैं। तो क्या होगा, जो उसके ऊपर एक बॉडी है वो उस कंप्लेन को सुनेगी और उसको वहां से हटा देगी और वहां दूसरा क्या लगेगी, दूसरा लीडर्स ला के लगाएगी या दूसरा मंत्री लगाएगी। तो ये इसमें एक हमें एक पावर दी गई है, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर हमारे लोगों के पास में होती है। इसीलिए बोल जाता है बेटे ये लोगों का एक तरह से व्यवस्था है। अपनी संसद अपनी इच्छा के अनुसार काम न करके करने पर मंत्रालय बदल सकती है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, इन दिस सिस्टम देर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव्स एंड द लेजिस्लेचर। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। जो हमारी कार्यपालिका होती है यानी हमारी एग्जीक्यूटिव्स, और जो हमारी लेजिस्लेचर होती है यानी हमारी विधायिका। विधायिका क्या होती है, जो कार्य बनाती है, और कार्यपालिका क्या होती है, जो उस कार्य का क्या करती है, उसे क्रियान्वित करती है, यानी उस कार्य को कराती है, उस कानून को पर कार्य करती है। मोस्ट ऑफ द बिल्स फॉर लेजिस्लेशन आर इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय द मिनिस्टर्स। कानून के अधिकांश विधेयक संसद में मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देर इज ए हार्मोनियस कोऑपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इंश्योर्स इफिशियंसी। सरकार के इस रूप में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में सामंजस्य पूर्ण सहयोग होता है। मतलब ये आपस में एक दूसरे के प्रति कार्य करती है। कार्यपालिका को कोई कानून लाना है तो कार्यपालिका यानी हमारी क्या होगी बेटे, एग्जीक्यूटिव्स, कोई भी कानून लाने से पहले 14 दिन पहले क्या देगी, विधायिका के पास में उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन जमा कराएगी। फिर उसका क्या होगा, राज्यसभा लोकसभा में क्या होगी, उस पर सुनवाई होगी, ठीक है ना, जिसमें अपोजिशन के लीडर भी होंगे और जो उस बिल को लेके आ रहा है उसके लीडर्स भी होंगे। दोनों लीडर्स क्या सुनेंगे, इस कानून को, जो हमारा लॉ बनने वाला है नया, उस लॉ पर दोनों ही चीज़ें क्या करेगी बेटा, विचार करेगी, बातें करेगी। और अगर वो सब बातें सभी लोगों को जो वहाँ पर उपस्थित है उनको जनहित के प्रति लगती है कि कल्याणकारी होगी तो सभी अपनी वहाँ पर सहमति दे देंगे, और जैसे ही सहमति दे देंगे तो विधायिका उस कानून को पास कर देगी और वो एक कानून बन जाएगा जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को मानना होगा। और इस हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये भी है, मान लो इन सभी ने तो क्या कर दिया, उस कानून को पास कर दिया जो हमारे मंत्री थे विधायिका ने, परंतु हमारे लोगों को क्या नहीं हुआ बेटे, ये कानून पसंद नहीं आया, आम जनता को कानून पसंद नहीं आया। तो आम जनता उसके प्रति क्या कर सकती है, आंदोलन कर सकती है, विरोध प्रकट कर सकती है, और हो सकता है यह विरोध इतना बड़ा हो जाए, देशव्यापी हो जाए। तो जब जैसे ये देशव्यापी हो जाएगा, लोगों को वाकई में इसे प्रैक्टिकल रूप से प्रॉब्लम फेस करनी होगी, और या जो ये विधायिका और ये न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, अगर इस कार्यपालिका, हमारी कार्यपालिका और विधायिका ने जो नया लॉ बनाया है ये आम पीपल्स को नहीं समझा पाए तो इनको ये लॉ क्या करना होगा, निरस्त भी कर देना होगा। तो देखिए कितना अच्छा है।
पहले एक बहुत शिक्षित लोग मंत्री क्या करते हैं, कानून लाते हैं, उस कानून को फिर विधायिका में प्रस्तुत करते हैं। वहाँ विधायिका में से पूरी चर्चा होती है इसके मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स पर, और इसको कैसे हम एग्जीक्यूट्स करेंगे, उन सभी चीज़ों पे बातें होती हैं। जब सब चीज़ें सहमत हो जाते हैं, सभी के विचार सब संतुष्ट हो जाते हैं, तब ये कानून बनता है। उस कानून बनने के बाद भी अगर आम जनता को ये कानून पसंद नहीं आता है तो वो भी उसके प्रति अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके प्रति विरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर वो सच में ही ऐसा पाया जाता है एक बड़े जनसमूह में कि ये लोगों के हित के लिए नहीं है, तो उस कानून को दोबारा भी वापस किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे इसमें, इट इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिव टू द पब्लिक ओपिनियन। इफ द कैबिनेट एक्ट्स अगेंस्ट द पब्लिक ओपिनियन इट हैज़ टू फेस अ डाउनफॉल। यह हमेशा जनता की राय के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे मैंने अब तक समझाया आपको, यदि मंत्रिमंडल जनमत के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे पतन का सामना करना पड़ता है। यानी अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए, ऐसा मंत्री आ जाए, ऐसा मंत्रिमंडल बन जाए जो जनता की बात की अवहेलना करने लगे, तो जनता उसे क्या कर देती है, उसके पद से हटा सकती है। इतनी शक्ति हमारी जनता के पास में होती है। तो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में सारी शक्ति जो होती है, लगती तो ऐसी है कि प्रेसिडेंट के पास में है, प्राइम मिनिस्टर के पास में है, या मिनिस्टर्स के पास में है, परंतु ये गलत है। सारी की सारी जो पावर्स है वो क्या है बेटा, वो आम लोगों के पास में है, जनमत के पास में है, हम वोटर्स के पास में है। तो हमें बहुत सोच समझ के अपने मिनिस्टर्स को क्या करना होता है, चूज करना होता है, ताकि हम देश को एक अच्छा मिनिस्टर दे सके जो हमारे क्षेत्र के लिए बाद में अच्छे कार्य कर सके। Parliamentary form of government recognize opposition which is always ready to criticize the government when it retires to go to the wrong way। सरकार का संसदीय रूप विपक्ष को मान्यता देता है, यानी विपक्ष भी होता है जो सरकार की आलोचना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यानी क्या होती है, सरकार कोई कानून या कोई कार्य कर रही है तो उस कार्य में क्या कमियां हो सकती है वो कौन बताता है, वो विपक्ष बताता है। विपक्ष का कार्य यही होता है कि कोई भी अगर ये नियम लाया है तो उसमें खामियां ढूंढना, तो वो खामियां ढूंढता है। तो जैसे उसमें खामियां पाती है तो जो पार्टी है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट अपनी उन खामियों को दूर करती है, फिर बताती है कि देखो अब मैंने ये इंप्रूवमेंट कर दिया, अब बताओ। फिर विपक्ष उसमें कुछ खामियां ढूंढता है। तो इस तरीके से ये एक ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी लॉ को बिल्कुल ऐसा बनाया जाता है कि वो किसी भी प्रकार के लोगों के लिए कष्टकारी ना हो, उनके बिल्कुल और बिल्कुल लाभ के लिए उसको बनाया जाता है, उनके डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है। जब ये गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट में क्या है बेटा, इंडिया हैज़ गवर्नमेंट विच हैज़ 3 ऑर्गन्स। भारत के पास एक ऐसी सरकार है जिसके 3 अंग है। नंबर 1 क्या है इसमें बेटा, नंबर 1 आता है द लेजिस्लेचर, दिस ऑर्गन मेक्स लॉ। यह वह अंग है जो कानून बनाता है। इन इंडिया, भारत में, दिस इज डन बाय पार्लियामेंट एट द सेंटर। यह केंद्र में पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इन द स्टेट, और राज्यों में राज्य विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं। केंद्र में केंद्र विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं और राज्य में राज्य की विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं। भारत सरकार के अंग, भारत में एक सरकार है जिसके 3 अंग है। नंबर 1 है विधानमंडल, यह अंग कानून बनाता है। भारत में यह केंद्र में संसद और राज्यों में राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में कानून कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको राज्य विधानमंडल कहते हैं, और केंद्र में कौन बनाता है, संसद बनाता है। नेक्स्ट है बेटा द एग्जीक्यूटिव्स, कार्यपालिका जिसको कहते हैं। दिस ऑर्गन इंप्लीमेंट्स द लॉज।
यह अंग कानूनों को लागू करता है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं, फॉर्म द एग्जीक्यूटिव एट द सेंटर। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्रोमाइज द एग्जीक्यूटिव्स इन द स्टेट्स। तो देखिएगा केंद्र में कौन कौन लॉ बनाता है या लागू करता है। केंद्र में करता है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिलकर। यानी आप इस बात को याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो मिनिस्ट्री होती है, यानी उसको कैबिनेट बोलते हैं, कैबिनेट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर लागू करते हैं केंद्र के लिए नियमों को। अगर ये स्टेट में करने हो जाए तो स्टेट में कौन करेगा, गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, यानी आपका गवर्नर प्लस सीएम, और बेटे सीएम का जो मंत्रालय होगा जिसको हम क्या कहते हैं बेटे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, कोई भी नियम को लागू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको, आप इसको याद कर लेना। केंद्र में कौन कानून बनाएगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी जो प्रधानमंत्री का मंत्रालय होगा जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, कोई कानून को लागू करेंगे। राज्य में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड उसकी कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर की जो कैबिनेट होगी वो मिलकर क्या बनेगी, करके क्या करेगी, कानून को लागू करने का कार्य करेगी राज्यों में। कार्यपालिका, यह अंग कानून को लागू करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद केंद्र में कार्यकारिणी बनाते हैं। राज्यपाल, गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में राज्यों की कार्यपालिका शामिल होती है। नेक्स्ट हमारा जो बेटे ये इसका ऑर्गन आ गया, ये है जुडिशरी, जिसको बोलते हैं न्यायपालिका। दिस ऑर्गन सेटल्स डिस्प्यूट एंड एडमिनिस्टर्स जस्टिस इन इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट फॉर्म्स द जुडिशरी। न्यायपालिका, यह एक विवाद को सुलझाता है, यह अंग विवाद को सुलझाता है और न्याय का संचालन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचले न्यायालय कार्य न्यायपालिका का निर्माण करते हैं। न्यायपालिका का निर्माण कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट ये लिख रहा है ना, लोअर कोर्ट, यानी तीन तरह की कोर्ट्स मिलकर क्या करती है बेटा, आपकी जुडिशरी बनाती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स। और ये क्या कार्य करते हैं बेटे, कोई भी विवाद अगर हो जाता है उस विवाद को सुलझाने का कार्य करते हैं, है ना, और न्याय देने का कार्य करते हैं। मान लो हमें अगर कोई भी सरकार का कार्य समझ में नहीं आ रहा है तो हम सीधा सीधा जुडिशरी में जाएंगे, बोलेंगे कि सरकार ने ये लॉ इम्प्लीमेंट किया है जो इस प्रकार के जनहित के लिए क्या है बेटे, लाभदायक नहीं है, कृपया आप इस लॉ को वापस लेने के लिए या इसमें अमेंडमेंट करने का प्रयास कीजिए। तो फिर वहाँ पर उसकी कार्रवाई चलेगी। अगर वो वहाँ पर पास हो जाता है तो फिर उस मिनिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर इम्प्लीमेंट्स करने होंगे। वो इम्प्लीमेंट्स करने का भी एक पूरा का पूरा तरीका है, एक प्रोसेस है, तो वो उस प्रोसेस के तरह ही इम्प्लीमेंट होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, आते हैं अब हमारे पार्लियामेंट पर कि हमारी संसद क्या होती है, पार्लियामेंट को समझते हैं। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इंडिया हैज़ डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया के पास में दोहरी सरकार है। नंबर एक क्या है, यूनियन गवर्नमेंट, मतलब एक तो होती है केंद्रीय सरकार, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक है राज्य सरकार। अब आपने देखा होगा कि पूरे देश का प्रधानमंत्री, जो पूरे देश का नेता में तो प्रधानमंत्री बेटे नरेंद्र मोदी जी है, और उत्तर प्रदेश में जो वो है मुख्यमंत्री है वो कौन है बेटा, आदित्य योगीनाथ जी हैं। तो देखिएगा केंद्र में तो है पीएम, और जो राज्य का प्रमुख हुआ है ना, तो राज्य का प्रधान सेवक हुआ, राज्य के प्रधान सेवक को हम क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, और पूरे देश के प्रधान सेवक को हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है ना।
यूनियन हैज़ इट्स ओन लेगिस्लेचर कॉल्ड पार्लियामेंट। केंद्र की अपनी संसद होती है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं या संसद कहते हैं। ऑल लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन आर एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट विच कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज। पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं। हाउसेज को बेटे यहाँ पर सदन बोलेंगे, घर नहीं बोलेंगे, ठीक है। दो सदन होते हैं। एंड द प्रेसिडेंट, और क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। यूनियन आर एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और यूनियन के कितने होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज, जिसके दो हाउसेज होते हैं। एक बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। एंड द प्रेसिडेंट, और क्या होता है, प्रेसिडेंट। इंडिया लेजिस्लेचर इज बाई कैमरल लेगिस्लेचर। पार्लियामेंट्स टू हाउसेज आर लोकसभा एंड राज्यसभा। आइए जानते हैं इस पैराग्राफ में क्या कहने का प्रयास किया गया है। संसद, संसद को समझते हैं। भारत में सरकारों का दोहरा सेट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। संसद की अपनी विधायिका है जिसे संसद कहा जाता है। संघ की अपनी विधायिका है जिसे संसद कहा जाता है। संघ की सभी विधायी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाता है जिसमें दो सदन और राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय विधानमंडल एक द्विसदनीय विधायिका है। संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो हमारी पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेज है, एक है लोकसभा और एक क्या है, राज्यसभा। और एक क्या है बेटे, इसका प्रेसिडेंट भी इसमें ही आ जाता है। आइए बढ़ते हैं लोकसभा की ओर। लोकसभा में बोला गया है इसकी कंपोजिशन यानी इसकी रचना क्या है। द लोकसभा इज द लोअर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यह संसद का निचला सदन होता है। इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल। यह क्या है, लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का कार्य करती है। देयर में बी अप ऑफ 550 मेंबर्स इन द लोकसभा। लोकसभा में 550 से ज़्यादा सदस्य हो सकते हैं। आउट ऑफ दीज 530 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। जिसमें से 530 सदस्य तो क्या होते हैं, सीधे चुनाव के द्वारा आते हैं। फ्रॉम द स्टेट्स, राज्यों से। एंड 20 मेंबर्स रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी। और 20 सदस्य क्या होते हैं, हमारी यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं, जो मनोनीत होते हैं। द प्रेसिडेंट में नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम अमंग द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो 2 मेंबर को क्या करता है, मनोनीत करता है। और कौन से 2 मेंबर को करता है, एंग्लो इंडियन कमेटी के 2 लोगों को ये हमेशा क्या करते हैं बेटे, मनोनीत करते हैं हमारी लोकसभा में सदस्य बनने के लिए। उनके लिए कोई चुनाव नहीं होता है, जो मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। वे सीधा नाम ले लेते हैं कि इस व्यक्ति को लोकसभा का क्या बनाना है, सदस्य बनाना है, बस वो सदस्य बन जाता है, उसके लिए कोई चुनाव नहीं होता। द प्रेसिडेंट में नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम अमंग द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एट प्रेजेंट, आज के समय में देर आर 545 मेंबर्स इन लोकसभा। 545 सदस्य हैं हमारी लोकसभा में आज के समय में। आइए जानते हैं लोकसभा की फुल डिटेल हिंदी में। लोकसभा रचना। लोकसभा संसद का निचला सदन है। यह लोगों का प्रतिनिधि निकाय है। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 530 सदस्य सीधे राज्यों से चुने जाते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय में से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मनोनीत का मतलब ये है जो चीज़ मनोनीत होगी उसके लिए कोई चुनाव नहीं होगा, याद रखना। वर्तमान लोकसभा में 545 सदस्य है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा इसकी टर्म पर कि इसकी अवधि कितनी होती है लोकसभा की। द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर, है ना। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। बट इट मे बी डिजोल्व बाय द प्रेसिडेंट अर्लियर टू। लेकिन ये हमारे राष्ट्रपति द्वारा बीच में भी क्या किया जा सकता है, खत्म
रोका जा सकता है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, बेटे इसे ड्यूरिंग कर लेना, आप आर कर लेना ड्यूरिंग। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इमरजेंसी की समय में। इट्स टर्म्स मे बी एक्सटेंडेड फॉर पीरियड्स ऑफ 6 months एट अ टाइम सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 years। ठीक है ना, इसके 5 समय के जो कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। दैट इज इट्स सीट इन द लोकसभा आर एलोकेट टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन। जानते हैं बेटे इसकी अवधि के बारे में। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी भंग किया जा सकता है। किसी आपात स्थिति में इसकी अवधि को एक बार में 6 महीने अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी लोकसभा में सीटें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी आबादी के आधार पर आवंटित की जाती है। यानी जितनी आबादी होगी उसके आधार पर यहाँ पर सीट दी जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है, आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो है, क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द लोकसभा। ये बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शन ए कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। एक सदस्य को लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित क्वालिफिकेशन उसके पास में होनी चाहिए, निम्नलिखित योग्यता उसके पास में होनी चाहिए। क्या है हमारी पहली योग्यता? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड हैव एक्वायर्ड 21 ईयर ऑफ एज, वह 21 साल की उम्र का होना चाहिए। ही शुड बी ए प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, इंसॉल्वेंट और मेंटल अनसाउंड। ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, वह क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट और मेंटल यानी मेंटली अनसाउंड है ना, पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट जॉब एट द टाइम ऑफ सीकिंग इन इलेक्शन, चुनाव के समय उसके पास में कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ही शुड हैव हिज नेम इन द इलेक्टोरल रोल्स इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, उसके पास में इलेक्टोरल रोल्स होना चाहिए। लोकसभा के लिए उम्मीदवार की योग्यता। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित योग्यता पूरी करनी होगी। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। वह घोषित अपराधी, दिवालिया या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। चुनाव के समय उसे कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए और ऐसे ही है उसका नाम देश के किसी भी हिस्से की मतदाता सूची में होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल्स बोलते हैं, यानी मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, अ पर्सन कैन कंटेस्ट इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। हाउएवर जब कभी ही कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम, परंतु वो दोनों एक ही समय पर दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, या तो वो राज्यसभा का सदस्य रह सकता है या वो लोकसभा का सदस्य रह सकता है। नॉर कैन बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अ स्टेट लेजिस्लेचर सिमिल्टेनियसली। एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, हालांकि वह एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता और न ही एक साथ संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। आइए चलते हैं इलेक्शन के बारे में जानते हैं। इलेक्शन आपके यहाँ पर चल भी रहे हैं। आज के समय में चुनाव हमारी जो न्यूज़ में है वो इलेक्शन चलता रहता है, तो इलेक्शन को जान लेते हैं क्या है। अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड एट लीस्ट वंस एवरी 5 ईयर। 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं मुख्यमंत्री पद के लिए।
द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट दीज इलेक्शंस, है ना। जो इलेक्शन चुनाव करने वाला एक आयोग बनता है वह इस चुनाव को कराता है, यानी चुनाव करने के लिए एक आयोग बनाया जाता है जिसको कमीशन बोलते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, चुनाव के लिए, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू इलेक्टोरल यूनिट्स, और क्या करा जाता है, कंट्री को, देश को चुनावी यूनिट्स में, इकाइयों में विभाजित किया जाता है। कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिनको क्या कहते हैं बेटे, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, यानी विधान परिषद क्षेत्र बोलते हैं, परिषदीय क्षेत्र बोलते हैं। चुनाव, लोकसभा के आम चुनाव हर 5 साल में कम से कम एक बार होते हैं। चुनाव आयोग इस चुनाव का संचालन करता है। चुनाव के उद्देश्य से देश को चुनावी इकाइयों में विभाजित किया जाता है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या हुआ, आपका निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर निर्भर करता है, रेंजिंग फ्रॉम 5 लाख टू 7.5 लाख, यानी कोई भी क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र तब बनेगा जब उसकी जनसंख्या क्या हो जाए 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या है, तभी वहाँ से कोई एक मिनिस्टर चुनाव लड़ सकता है, यानी उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए अगर एक व्यक्ति आपकी राज्यसभा या विधानसभा, लोकसभा में जाएगा तो वो तभी जा पाएगा लोकसभा और राज्यसभा में जब वहाँ उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो क्या हो जाए, वो 5 लाख या 7.5 लाख के बीच में काउंट होती हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वोटिंग इज डन बाय ए सीक्रेट बैलेट, पहले समय में बैलेट के समय से वोटिंग होती थी, एक पर्चा होता था, उस पर मोहर मारनी होती थी। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक होने लगी। ए वोटर मस्ट बी एन एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वह एक एडल्ट होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। द प्रोविजन ऑफ सिंबल्स हेल्प इलिटरेट वोटर्स टू आइडेंटिफाई द कैंडिडेट्स, जो आपका बैलेट होता है उस बैलेट पर सभी पार्टियों के चिन्ह बनाए जाते हैं, सिंबल, निशान बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास देश में ऐसे भी वोटर्स हैं जो अनपढ़ होते हैं, जो नाम पढ़कर नहीं जान पाते कि मेरा कैंडिडेट कौन सा है, तो उनके लिए क्या बनाए गए हैं, सिंबल्स बनाए गए हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का सिंबल क्या हुआ, हाथ पंजा। भाजपा का जो सिंबल हुआ वो क्या हुआ, कमल का फूल। समाजवादी पार्टी का जो सिंबल हुआ वो क्या हो गया, साइकिल। जो बसपा पार्टी हुई मायावती जी की, उसका सिंबल क्या हो गया, हाथी। जो आपकी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी पार्टी हुई, उसका सिंबल क्या हो गया, नल का। तो ये सिंबल्स है, हम सिंबल से याद रखते हैं कि मुझको किस सिंबल पर मोहर लगानी है। तो जो वोटर्स होता है उस सिंबल पर मोहर लगाता है, वो सिंबल्स को पहचानता है अनपढ़ वोटर भी, और वो भी अपनी वोट उसी उम्मीदवार को दे पाता है जिसको वो देना चाहता है। Nowadays वोटिंग इज डन बाय ए वोटिंग मशीन, आज के समय में क्या होने लगा, वोटिंग मशीन के द्वारा वोटिंग होने लगी। कंटेनिंग द नेम ऑफ द कैंडिडेट अलोंग, वो क्या करते हैं बेटे, उस पर कैंडिडेट का नाम होता है विद दियर सिंबल, और साथ ही साथ क्या होता है, उस पर भी उसके सिंबल बने होते हैं। क्योंकि जो हमारे अनपढ़ जो वोटर्स है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो सिंबल को ही पहचानते हैं, तो वो सिंबल जरूर बनाना आवश्यक है। तो सिंबल क्यों बनाया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझे होगे, ताकि ऐसे वोटर जो अनपढ़ है, जो नहीं पढ़ सकते, जो पढ़ लिख नहीं सकते, वो सिंबल की पहचान करके अपनी वोट को सही जगह दे सके, या जहां वो मन बनाकर आए हैं वहीं पर अपनी वोट्स दे सके। द वोटर्स हैज़ टू प्रेस द बटन ऑफ द नेम ऑफ कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस, और वह अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट्स के सामने का बटन दबाकर वोट दे देता है। आइए इसको एक बार और समझते हैं हिंदी में। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या पर आधारित है, जो 5 से 7.5 लाख तक है। मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। एक मतदाता भारत का वयस्क नागरिक होना चाहिए। प्रतीकों के प्रावधान से निरक्षर मतदाताओं को उम्मीदवार की पहचान करने में मदद मिलती है। आजकल एक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान किया जाता है, जिसमें उम्मीदवार के नाम के साथ उनके चिन्ह भी होते हैं। मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम का बटन दबाना होगा। आइए अब बढ़ते हैं स्पीकर की ओर। स्पीकर्स क्या करते हैं,
आफ्टर इलेक्शन, चुनाव के बाद, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्फ द प्रीसीडिंग ऑफिसर और स्पीकर ऑफ लोकसभा। जब सभी एक एक पार्टी जब अपनी सरकार बनाती है तो अपनी सरकार में से जितने भी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स या मेंबर्स में से एक मेंबर को क्या करते हैं, वो लोकसभा का स्पीकर बनाते हैं कि स्पीकर जी आप हमें नाम बोलोगे कि कौन आएगा और कौन अपना भाषण देगा या अपनी बात रखेगा, उस सभी चीज़ों का संचालन आप करोगे। यानी हमारी लोकसभा में हम जो अपने सुझाव देना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो रखना चाहते हैं, अपने लोगों की समस्या जो रखना चाहते हैं, उनके लिए हम क्या सुझाव देना चाहते हैं, तो आप इस चीज को क्या करोगे, क्रियान्वित करोगे। स्पीकर जी आप हमें बोलोगे अब आपका समय, अब आपका समय, अब आपका समय, अब आप बोलोगे, यानी आपके ऑर्डर्स को हम फॉलो करेंगे। तो लोकसभा के क्रियान्वित के लिए एक 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 सीट बनाई गई है, एक पोजीशन बनाई गई है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम स्पीकर्स बोलते हैं या ऑफिसर बोलते हैं। द स्पीकर इज जनरली फॉर्म द रूलिंग पार्टी, यह क्या होता है, रूलिंग पार्टी का होता है। बट वंस इलेक्टेड एज ए स्पीकर, जैसे वो स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है, ही हैज़ एक्ट इम्पार्शली, वह अपक्षपात पूर्ण से क्या करता है, अपने निर्णय लेता है, अपना कार्य करता है। मतलब जो पार्टी चुन के आई है उसका ही हम क्या करते हैं, स्पीकर बनाते हैं। पर जैसे ही वो स्पीकर के पद पे आता है, वो फिर अब किसी पार्टी का आदमी नहीं रहा, वो फिर स्पीकर है। वो विपक्ष की भी बातें पूरे ईमानदारी से सुनेगा और पक्ष की जो पार्टी बनी है, रूलिंग पार्टी है, उसकी बातें भी पूरी पक्ष से सुनेगा और उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। जो सही बात होगी उसको ही वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। इन हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में, द डिप्टी स्पीकर, उप स्पीकर यानी है ना, कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउसेज। द डिप्टी स्पीकर जनरली बिलोंग्स टू द अपोजिशन पार्टी। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर है। जो डिप्टी स्पीकर होता है वो अपोजिट पार्टी का बनता है, और जो मेन स्पीकर होता है वो किसका बनता है बेटा, वो रूलिंग पार्टी से होता है। वो किससे होता है, वो रूलिंग पार्टी से बनता है। जो यानी जो मेन स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है, और जो डिप्टी स्पीकर होता है वो अपोजिशन पार्टी का बनाया जाता है ऑलवेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आइए जानते हैं इस पैराग्राफ को एक बार फिर से पढ़ने पर जानते हैं। अध्यक्ष, यानी इसको अध्यक्ष बोला जाता है हिंदी में। चुनाव के बाद लोकसभा के सदस्य अपने में से पीठासीन अधिकारी या लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष आमतौर पर सत्ताधारी दल से होता है, लेकिन एक बार अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद उसे निष्पक्ष रूप से कार्य करना पड़ता है। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। डिप्टी स्पीकर आमतौर पर विपक्षीय दल का होता है। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा फंक्शन ऑफ स्पीकर्स। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स मोटिवेट करते हैं इसी प्रकार की अच्छी वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है, अगर या कुछ खामियां रह गई है, वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में मैं अपनी सारी खामियों को दूर कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आई विल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सके और मेरे इस परिवार का एक जो क्षेत्र है वो बढ़ सके। अधिक से अधिक लोगों के पास में मैं अच्छी वैल्यू एडिड कर सकूं, उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें उन तक पहुंचा सकूं, यही मेरा ध्येय है। तो प्लीज़ हेल्प मी इन ग्रोइंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।